गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आइए क्लास 9th का हिस्ट्री पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, बड़ा चैप्टर है। आइए, पीछे हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। आज यहाँ से पढ़ेंगे। कह रहा है कि क्या महिलाओं के लिए भी, ठीक है, क्रांति हुई। क्या कह रहा है, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी, ठीक है। आइए देखते हैं। कह रहा है महिलाएँ शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। महिलाएं का योगदान बहुत ज़्यादा था। आपको पता होगा कि पहले महिलाओं को वोट से, चुनाव से, वोट देने के अधिकार से भी वंचित किया गया था, ठीक है। तो वोट देने का अधिकार पहले उसी वर्ग को दिया गया था जो क्या है, जो धनी वर्ग से बिलोंग करता था, जो ऊंचे वर्ग से बिलोंग करता था। उन्हीं लोगों को, जो सामंत होते थे, उन्हीं लोगों को अधिकार दिया गया था, ठीक है। और महिलाओं को इससे क्या रखा गया था, जो सामंत है, महिला भी अगर सामंत वर्ग से बिलोंग करती है तब पर भी उसे अधिकार नहीं दिया गया था। कह रहा उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी, ठीक है। जीविका निर्वाह का मतलब यहाँ पे ये हो गया, किसी तरह जीवन चले इसके लिए ये लोग क्या करती थी, काम करती थी। अपनी पेट भरने के लिए ये लोग क्या करती थी, काम करती थी। वे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियाँ बेचती थी, अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी, ठीक है। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति का काम भी करती थी उस समय, ठीक है। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, ठीक है। गरीबी इतनी थी, ज़्यादा थी कि एक कुछ खाने के लिए, पेट भरने के लिए तो इंसान को कुछ न कुछ तो करना होगा, ठीक है। तो इसलिए लोगों को ये सब काम करना पड़ता था। केवल कुलीनों को लड़कियां तथा तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियों को ही कॉन्वेंट में पढ़ती जाती थी। कॉन्वेंट में वही बच्चे पढ़ते थे जो तीसरे स्टेट से बिलोंग करते थे। तीसरे स्टेट में जो धनी परिवार के लोग थे, उसी को किस में रखा गया था, तीसरे स्टेट में रखा गया था। उसी के जो लड़कियां होती थी घर की, वो उसे पढ़ने का मौका दिया जाता था। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था। और जो कामकाजी महिलाएं थी, ठीक है, उनको अपने परिवार का क्या करना पड़ता था, पालन और पोषण भी करना पड़ता, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाँव रोटी लाना और बच्चों को देख रेख आदि करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। लेकिन देखा जाए तो पुरुष की तुलना में काम, जबकि महिलाएँ, जितने पुरुष काम करते हैं उतनी महिलाएँ भी करती है, ठीक है। कैपेबल दोनों है, लेकिन क्या है, उसे जो है उसका जो मजदूरी जो मिलता था पुरुष की अपेक्षा कम दिया जाता था उसे। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद को राजनीतिक क्लब शुरू किया। उन लोगों ने, महिलाओं ने चर्चा विषय शुरू कर दिया कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक राजनीतिक क्लब शुरू किया, जिसमें अखबार में निकाले इस क्लब के बारे में। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व हो गए। इस तरह जो ऐसे ही इस चीज़ के बारे में चर्चा चला, ठीक है, अखबार में छपा, तो इस तरह 60 क्लब स्थापित हो गया महिलाओं का, ठीक है। उनमें से कह रहा है कि उनमें से द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशन एंड रिपब्लिकन वुमेन सबसे मशहूर क्लब था। या ये एक ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आता है क्वेश्चन, ठीक है, कि ऐसा कौन सा था जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर था उस समय, ठीक है। महिलाओं की क्रांति के लिए कौन सा क्लब सबसे ज़्यादा पॉपुलर था, तो यही क्लब था, सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशन एंड रिपब्लिक वुमेन सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। क्या होना चाहिए? जिस तरह पुरुषों को सारा अधिकार दिया गया है, ठीक है, इसी तरह महिलाओं को भी क्या होना चाहिए, सारा अधिकार मिलना चाहिए। इसी लिए इन लोगों ने क्लब का स्थापना किया था। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 में के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। 1791 का जो संविधान में क्या किया गया, निष्क्रिय नागरिक मतलब क्या, इसे हर चीज़ से वांछित रखा गया, इसीलिए इसे क्या गया, इसे निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था, ठीक है। महिलाओं को मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने, राजनीतिक पदों में मांग रखी। इन लोगों ने रखा कि महिलाओं को असेंबली के लिए भी चुना जाए, ठीक है, राजनीतिक पदों में भी पदों दिया जाए। इन सभी चीज़ों का इन लोगों ने क्या किया, मांग रखा। उनका मानना था कि तभी नई सरकार ने उनके हितों को प्रतिनिधित्व हो पाएगा। कहा कि उनका मानना था कि ऐसा हो तभी क्या होगा, नई सरकार प्रतिनिधित्व हो पाएगा। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। अब जो प्रारंभिक उस समय जो सरकार थी, ये सब चीज़ को देखते हुए उसने क्या किया, कुछ कानून लाया महिलाओं के सुधार के लिए।
सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ भी कह रहा है सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। इसने क्या किया, अब सभी लड़कियों के लिए, ठीक है, स्कूली शिक्षा को क्या किया गया, लड़कियों के लिए अनिवार्य बना दिया गया। ठीक है, अब उन्हें पिता कह रहे हैं अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बात नहीं कर सकते थे। पहले आपको पता होगा शादियां भी जब की जाती थी तो कम उम्र में ही कर दिया जाता था। ठीक है, लेकिन ऐसा कानून पारित किया जो अब उसे पिता भी उसे जो है प्रेशर नहीं दे सकता है। ठीक है, कह रहा शादी के स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका निजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया, तलाक को क्या किया गया, कानूनी रूप दे दिया गया। और कह रहा मर्द औरत दोनों को इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अगर मर्द चाहे, ठीक है, तो तलाक ले सकता है अपने वाइफ से, अगर वाइफ चाहे तो अपने हस्बैंड से तलाक ले सकता है। इसलिए दोनों को क्या किया गया, दोनों कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकता है, यह भी अधिकार दोनों को दे दिया गया। अब कह रहा है कि महिलाएं व्यवसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय भी चला सकती थी। इस तरह से क्या मिला, फ्रीडम मिला। कह रहा फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा, तब पर भी महिलाएं इन अधिकारों से भी खुश न हुए। ठीक है, तब पर भी इन्होंने क्या किया, अपने संघर्ष को जारी रखा। ठीक है, कह रहा आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। अब ऐसा हुआ कि सरकार ने क्या किया, जो महिला क्लब है इसे बंद करने का ऐलान कर दिया, एक कानून पास करवा दिया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया, उनमें से कुछ को फांसी पर भी चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन कह रहा है अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। इस तरह महिलाओं का आंदोलन एक देश में नहीं, कई सारे देशों में उस समय चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत तक, 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के लिए जारी रहा। उस समय 19वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक महिलाओं का आंदोलन कई सारे देश में जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलनों के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। जो महिलाओं को फांसी दिया गया था, ठीक है, उनको कह रहा है प्रेरक स्मृति के रूप में उसे जिंदा रखा गया। देखिए, अतः सन 1946 में फ्रांस में महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। यही ईस्वी 1946 से ऐसा ईयर आया जिसमें क्या हो गया, महिलाओं को मताधिकार देने का अधिकार प्राप्त हो गया। आपको याद होगा, अब ये महिला काफ़ी पॉपुलर रही उस टाइम में। क्रांतिकारी महिला थी ओलंप डिपूज, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही। इन्होंने क्रांतिकारी में सबसे पहले जो है भागीदारी इसी महिला का रहा, जिसने क्या किया, सरकार के विरुद्ध जो है आवाज़ उठाई थी। अब आइए, कह रहा है दास प्रथा का उन्मूलन। फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन क्लब के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। ऐसा था कि फ्रांसीसी उपनिवेश जहाँ उपनिवेश करते थे, दास प्रथा का उन्मूलन जो था, ठीक है, जैकोबिन क्लब के क्रांतिकारी समाज सुधारों में एक था। ये बहुत ज़्यादा था। ठीक है, कैरविन उपनिवेश मार्टिन गॉडलॉप और सेंट डोमिनिक तंबाकू, नील, चीन और कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे। ये लोग कॉफ़ी, नील, चीनी, इन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा क्या करता था, आपूर्ति करता था। अपरिचित और दूर देश जाने और फ्रांस में काम करने के लिए प्रेरित यूरोपियों को अनिच्छा मतलब था। ठीक है, बागानों में श्रम की कमी थी। ठीक है, जो यहाँ के जो मजदूर थे वो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे देश में जाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि काम करे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, इस पर्पज़ से। ठीक है, इसलिए कह रहा है इस कमी को यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार के रूप में जारी किया गया। लेकिन वहाँ पर ये लोग जो काम करने के लिए जाते थे, किस रूप में, दास बनकर के। दास बनकर क्या, कोई भी काम करने के लिए वो राजी हो, उसके अधीन हो, जैसे उसे बेच दिया गया हो। ठीक है, दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। एक क्वेश्चन आएगा कि दास व्यापार कब शुरू हुआ, किस शताब्दी में? 17वीं शताब्दी एक ऐसा शताब्दी आया जिसमें दास व्यापार शुरू हुआ। ठीक है, क्यों? विदेशी ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि उसके पास क्या था, उसके पॉपुलेशन, विदेशों में पॉपुलेशन उतना ज़्यादा नहीं था, इसलिए उसे कामकाज वहाँ पे जो होता था वो काम करने वाला कोई मिलता नहीं था। टेक्नोलॉजी भी उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, इसलिए यहाँ से मजदूरों को ले जाया जाता था। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे और नाते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे। ठीक है, जहाज को अफ्रीका तट पर लाया जाता था, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। और सरदार क्या काम करता था, दास बेचने का काम करता था। ठीक है, इससे क्या करता था, ये लोग दास खरीदते थे। दासों का दाग कर एक हथकड़िया, ठीक है, डालकर अटलांटिक महासागर के पार करीबी देश को 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूस दिया जाता था। ज़बरदस्ती उसे क्या करता था, ठीक है, जो नहीं भी जाना चाहता था तब पर उसे ज़बरदस्ती जहाज़ों में ठूस दिया जाता था।
वहाँ उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। वहाँ के जो बागान मालिक होते थे, ठीक है, जिन्हें मजदूर की ज़रूरत होता था, जिन्हें दास का ज़रूरत होता काम करने के लिए, उससे जाकर क्या करता था, बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय, ठीक है, बाज़ारों में चीनी, कॉफ़ी और नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। जैसे ही दास वहाँ पर पहुँचा तो क्या हो गया, कॉफ़ी और नील की खेती में मजदूर को, ताकतवर मजदूरों की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि नील की खेती में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। इसलिए जैसे ही ये लोग यहाँ पहुँचा तो क्या हुआ, प्रोडक्शन भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा, ठीक है। बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण समृद्ध, ठीक है, नगर बन गया। ऐसा हो गया कि पूरा नगर जो है समृद्ध खुशहाली का नगर बन गया। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर दास वहाँ पे पहुँच चुका था। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा का ज़्यादा निंदा नहीं हुई। 18वीं सदी में ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का निंदा नहीं हुआ। नेशनल असेंबली ने लंबी बहस हुई इस बात के लेकर। नेशनल असेंबली में क्या हुआ, लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार को उपनिवेश में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किया जाए या नहीं। परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली कोई कानून पारित नहीं कर पाया, ठीक है, क्योंकि कानून भी जो चलता था, ठीक है, ये व्यापारियों के मद्देनजर ही चलता था, ठीक है, व्यापारियों के देखरेख में ही चलता था, ठीक है। इसलिए सरकार इस चीज़ का चाहकर भी विरोध नहीं कर सकती थी, कोई कानून पारित नहीं कर सकता था, ठीक है, क्योंकि सरकार चलाने के लिए जो पैसा जो आता था ये व्यापारियों के ही माध्यम से आता था, ठीक है, व्यापारी ही देता था, जिसके लिए सरकार चाहकर भी इस चीज़ को क्या कर सकता था, इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकता था। लेकिन अतः 1794 के कन्वेंशन में फ्रांसीसी उपनिवेश से सभी दासों को मुक्ति का कानून पारित कर दिया गया। लेकिन जब जैसे ही आंदोलन छिड़ा, लोगों का प्रेशर बढ़ा, तो क्या किया गया, सरकार को इस चीज़ को पारित कर दिया गया। 1794 ईस्वी में क्या किया गया, इसे पारित कर दिया गया, ठीक है, दासों के मुक्ति का कानून। यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा, लेकिन यह कानून क्या रहा, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहा, एक शॉर्ट पीरियड तक ही रहा। 10 वर्ष के बाद नेपोलियन दास प्रथा का पुनः शुरू कर दी। जैसे ही 10 वर्ष के बाद नेपोलियन जैसे ही आया तो दास प्रथा को फिर पुनः शुरू कर दी। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित सुधारने के लिए अफ्रीकी निगरो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। और जैसे ही निगरो किया गया, लोगों को गुलाम बनाने की क्या मिल गया, स्वतंत्रता दे दिया गया। फ्रांसीसी उपनिवेश से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया जाता है, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर डे। फिर आराम से पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग क्रांति और रोजाना की ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर